इसे चूसकांग कहते हैं, इसे चूसकांग कहते हैं। जब स्टार्ट करेगा बताना मेरे मुझे स्टार्ट ओके स्टार्ट। इसे चूसकांग कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना, यहाँ कर वहां से स्टार्ट करना, ठीक है। कोई बात नहीं, आप आगे से जांच कर रहे हैं, आप थोड़ा आगे छोड़िए। अब आधा अब शीर्षक कोशिका में, अब शीर्षक कोशिका में एक अनुदैर्घ्य व एक अनुप्रस्थ विभाजन अनुप्रस्थ, अब शीर्षक कोशिका में एक अनुदैर्घ्य व एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाओं का समूह, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाओं का समूह बनता है। ऑफ हो गया ना वापस, नहीं हुआ? चार कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे जिसे चतुष्टाशक कहते हैं। जिसे चतुष्टाशक कहते हैं। टिप्पी मत लगा ना ऊपर भाई, जिसे चतुष्टाशक कहते हैं। इस चतुष्टाशक की कोशिकाओं में इस चतुष्टाशक की कोशिकाओं में परिणत विभाजन होने से परिणत विभाजन होने से परिणत विभाजन होने से आठ कोशिकाओं का समूह बन जाता है। आठ कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे अष्टाशक कहते हैं। जिसे अष्टाशक कहते हैं। अष्टाशक कहते हैं। अष्टा शक कहते हैं। लिख लिया? इस अष्टाशक की बाहर वाली कोशिकाओं के द्वारा अष्टाशक की बाहर वाली कोशिकाओं के द्वारा डर्मेटोजन का निर्माण होता है। डर्मेटोजन का निर्माण होता है, और अंदर वाली कोशिकाएं भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं।
भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इस भ्रूण को एक बीजपत्री पादप का भ्रूण कहते हैं। इस भ्रूण को एक बीजपत्री पादप का भ्रूण कहते हैं। एक बीजपत्री पादप का भ्रूण कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यदि यदि भ्रूण के शीर्ष भाग यदि भ्रूण के शीर्ष भाग पर भ्रूण के शीर्ष भाग पर एक खांच का निर्माण हो जाता है तो एक खांच का निर्माण हो जाता है तो भ्रूण में दो बीजपत्र बनते हैं। भ्रूण में दो बीजपत्र बनते हैं। दो बीजपत्र बनते हैं और भ्रूण हृदयाकार दिखाई देने लगता है। और भ्रूण हृदयाकार दिखाई देने लगता है। आ रही आवाज? इसे द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण कहते हैं। इसे द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण कहते हैं। द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना। भ्रूण के मध्य में भ्रूणीय अक्ष का निर्माण होता है। भ्रूणीय अक्ष का निर्माण होता है। इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाले भाग को इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाले भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक कहते हैं। जिसके द्वारा प्रांकुर का निर्माण होता है। जिसके द्वारा प्रांकुर का निर्माण होता है। जो अंत में प्ररोह बनाता है। जो अंत में प्ररोह, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो अंत में प्ररोह बनाता है तथा भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाले भाग के द्वारा भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाले भाग के द्वारा एक मिनट, तथा ये लिखा है, तथा भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाले भाग, लाइन काटना, नीचे वाले भाग को बीजपत्राधार कहते हैं।
नीचे वाले भाग को बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्राधार कहते हैं, जिसके द्वारा मूलांकुर का निर्माण होता है। जिसके द्वारा मूलांकुर का निर्माण होता है। और यह मूलांकुर मूल का निर्माण करता है। और यह मूलांकुर मूल का निर्माण करता है। मूलांकुर मूल का निर्माण करता है। लिख लिया। अब मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं, ठीक है, फिर आप लोगों को ये सारे डायग्राम बनाने हैं। अब देखो, सबसे पहले बीजांड के अंदर अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन हुआ, तो एन और एन के संलयन से 2n कोशिका बनी। उस 2n कोशिका का क्या नाम दिया हमने? युग्मनज। ठीक है, इस युग्मनज में सबसे पहले क्या हुआ? एक समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ऊपर वाली कोशिका को क्या कहा? शीर्षस्थ। नीचे वाली कोशिका को क्या कहा? आधार्य कोशिका। सबसे पहले आधार्य कोशिका में क्या होगा? 7 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे एक लंबी कोशिकाओं की श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? निलंबक कहते हैं। निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है, जिसका अंतिम भाग नुकीला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चूषकांग कहते हैं। ठीक है, फिर जो ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका थी, उसमें एक अनुदैर्ध्य व एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके द्वारा 4 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। इन चारों कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? हम अष्टाशक कहते हैं। ठीक है, सॉरी, चतुष्टाशक कहते हैं। 4 कोशिकाओं का समूह बना तो उसे हम चतुष्टाशक कहते हैं। फिर इस चतुष्टाशक के अंदर परिणत विभाजन होगा, और परिणत विभाजन होने से 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अष्टाशक कहते हैं। बाहर वाली कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी? डर्मेटोजन का निर्माण करती है। यदि ये पादप एक बीजपत्री का है, तो यहाँ पर ये एक बीजपत्री पादप का भ्रूण तैयार हो जाता है। लेकिन यदि ये द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण है, तो शीर्ष वाले भाग पर एक दबाव लगता है, जिसके कारण जो ऊपर वाला भाग है वो हृदय के समान दिखाई देने लगता है, और इसमें 2 पालियां बनती है, मतलब द्विबीजपत्री पादप का निर्माण होता है। तो ये पादप, ये वाला भ्रूण किसका बनेगा? द्विबीजपत्री पादप का भ्रूण बन जाता है। ठीक है, इसके मध्य में भ्रूण अक्ष होता है, तो भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले भाग के द्वारा किसका निर्माण होगा? बीजपत्रोपरिक। और नीचे वाले भाग बीजपत्राधार। बीजपत्रोपरिक किसका निर्माण करता है? प्रांकुर का। और बीजपत्राधार मूलांकुर का। प्रांकुर से प्ररोह बनता है, और मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के भ्रूण का विकास कंप्लीट हो गया। बोलो। हाँ, ये वाली अंदर वाली कोशिकाएं। अब देखो, जो अष्टाशक वाली कोशिकाएं, जिनमें से ये जो परिधि की और जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये तो डर्मेटोजन का निर्माण करेंगे। डर्मेटोजन का मतलब होता है बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। ये जो लेयर बनेगी, ये यहां से ये पूरी लेयर, ये तो किसका निर्माण हो गया? बाह्य त्वचा का निर्माण हो गया। ठीक है, और जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं, ये भ्रूण के विभिन्न अंग या विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करती है, ऐसा लिखा है आप लोगों को। तो यहाँ पर ये विभिन्न अंग और ये विभिन्न कोशिकाएं हैं, ये सारी, और इसमें और भी आएंगे अभी। ठीक है ना, तो इन सब का निर्माण किसके द्वारा होगा? ये अंदर वाली कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये मध्य में क्या बनेगा? भ्रूणीय अक्ष बनता है। तो भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? बीजपत्रोपरिक। और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? बीजपत्राधार कहलाएगा। बीजपत्राधार के द्वारा मूलांकुर और बीजपत्रोपरिक के द्वारा प्रांकुर का निर्माण होता है। ठीक है, उतार लो। क्या हुआ?
जल्दी बनाओ। बना लिया बालक? बना लिया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, करके बना लोगे तो है ही सही। उसमें आएगा तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे आएगा, चाहिए तुम्हारे। हाँ, पीडीएफ में भी है ये सब। ठीक है, बना लिया। अब लास्ट में जब ये बना लो आप लोग, उसके बाद इधर देखो, ये जो डायग्राम बनाया ना, इसके बाद एक और डायग्राम बनाना है। वो कैसा बनाना है मैं बता देता हूँ। और मैं समझा देता ना इसको अभी दोबारा, क्या हो रहा है इसमें। पानी डाल दे क्या बोर्ड पे? अब देखो, ये जो अभी हमने संरचना बनाई, वो यहाँ थी। वो यहाँ थी। ठीक है, तो आपको जो लास्ट में डायग्राम बनाना है, वो ये वाला बनाना है आप लोगों को।
अब बनाओगे लास्ट में डायग्राम केवल ये वाला। ठीक है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। इसमें क्या है, ये ऊपर वाला भाग बीजपत्रोपरिक और नीचे वाला भाग बीजपत्राधार, और ये भ्रूणीय अक्ष लिख देता हूँ, सीधा वहां दिख जाएगा आप लोगों को। भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। अब इसके नीचे एक नोट डालो, डायग्राम खत्म हो गया, उसके नीचे एक नोट डालना। ये पीडीएफ में नहीं था ये वाला। हाँ हाँ, बनाना ये अंतिम लास्ट वाला। इसमें देख लेना यार है या नहीं है, इसमें है या नहीं है देख लो। वीडियो से बना लेना ना, ये रहा, ठीक है ना। नोट डालो, एक बीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। लिख लिया। घास में बीजपत्र को घास में बीजपत्र को लिख लिया। स्कूटेलम बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्कूटेलम कोष्टक में लिखो प्रसल्क कहते हैं। बीजपत्र को क्या बोलते हैं हम, स्कूटेलम या प्रसल्क कहते हैं। पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से सुनो, जो मूलांकुर बना था, ठीक है, मूलांकुर का जो अंतिम भाग होगा, जैसे ये हमने चने का बीज बोया, ये हमने भूमि में, चने का बीज भूमि में बोया, तो भूमि में जब चने का बीज बोया जाता है तो दो भाग निकलेंगे, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, ठीक है। जो बाहर निकलता है जस्ट अंकुरण होने पर उसे हम बोलते हैं प्रांकुर, और जो अंकुरित होकर निकलता है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। तो मूलांकुर के अंतिम भाग पर एक केप समान संरचना पाई जाती है, ठीक है। मूलांकुर के अंतिम भाग पर एक केप समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं मूल गोप कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मूल गोप कहते हैं। ये मूल गोप मूल की भूमि में घर्षण से सुरक्षा करता है, ठीक है ना। भूमि में क्या करता है, घर्षण से सुरक्षा करता है। घर्षण से मतलब है कि जैसे जैसे ये मूल की वृद्धि होती जाएगी तो मृदा में ऐसा को तो है नहीं भाई कोई छेद होते हो
तो वो आसानी से वृद्धि करता जाए। ये क्या करेगा, जो इसका आगे वाला भाग है तो ये मृदा की परतों को काटता हुआ आगे निकलेगा, तो इसमें घर्षण होगा, तो घर्षण से क्या करता है, ये मूल को सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो अगला नोट डालो, मूल, एक मिनट, हाँ, मूल के शीर्ष भाग पर, मूल के शीर्ष भाग पर, मूल के शीर्ष भाग पर एक केप समान संरचना पाई जाती है। केप लिखो या टोपी समान संरचना लिख लेना। केप समान संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप कहते हैं, जिसे मूल गोप कहते हैं। यह मूल की भूमि में, यह मूल की भूमि में घर्षण से सुरक्षा करता है। देख लिया। अब देखो, ये जो मूलांकुर है और ये प्रांकुर है, ठीक है, तो मूलांकुर के ऊपर जो आवरण पाया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोल, ठीक है, या क्या बोल देंगे हम, मूल चोल। और प्रांकुर के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिखो, मूलांकुर के चारों तरफ, के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं, मूलांकुर चोल कहते हैं। मूलांकुर चोल कहते हैं। लिख लिया। तथा प्रांकुर के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को, आवरण को प्रांकुर चोल कहते हैं। लिख लिया। ये आप लोगों के भ्रूण का विकास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अंतिम जो लास्ट वाली संरचना बनेगी इसके अंदर, बीज, जो भी हमारे अंडा, जो भी वो पादप होता है, उस पादप का जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जो अंतिम संरचना बनती है, जो फल बनता है, ठीक है ना, फल के जो अंदर अंतिम संरचना बनेगी वो बनता है बीज। ठीक है, तो जो आवर्त बीजी पादपों में जो अंतिम संरचना होती है वो किसकी होती है, बीज का विकास या बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो बीज का विकास दो प्रकार से होगा। ठीक है, एक तो होगा, एक तो होगा एल्बुमिनस,
और एक होगा भ्रूण पोषी बीज और अभ्रूण पोषी बीज। ठीक है, एक बीज तो कैसे बनेंगे, भ्रूण पोषी बीज बनेंगे, और एक कैसे बनेंगे, अभ्रूण पोषी बीज बनते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, अभ्रूण पोषी बीज और भ्रूण पोषी बीज दोनों ही पढ़ने में तो। अब देखो, भ्रूण पोषी बीज का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब फल का विकास होगा, तो फल का विकास होने के बाद किसका विकास होगा, बीज का। ठीक है, तो ये जो अंडाशय, ये बीजांड वाली भित्ति है, इसके अंदर यहां पर हमने किसको बना दिया था, ये भ्रूण बन गया। ठीक है, और भ्रूण का विकास होने के बाद किसका विकास होगा, बीज का विकास होगा। तो जब बीज का विकास होता है तो अब ये भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, ये भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। ठीक है, ठीक है, पूर्ण रूप से ये विकसित हो गया है। तो अब जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो अब ये जो अंडाशय भित्ति है, ये अंडाशय वाली भित्ति है, तो अंडाशय भित्ति तो किसमें बदल जाएगी, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये फल भित्ति में बनती है, तो फल भित्ति बनने के बाद ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग किसमें बदल जाएगा, बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, बीज दो प्रकार के बनेंगे, एक तो भ्रूण पोषी बीज और एक अभ्रूण पोषी बीज। यदि बीज के विकास के समय, यदि बीज के विकास के समय, ये बीज का विकास हो रहा है यहां पर। ठीक है, यदि बीज के विकास के समय इसमें कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में क्या रह जाए, भ्रूण पोष रह जाए, कुछ मात्रा में क्या रह जाए, इसके अंदर भ्रूण पोष रह जाए, क्योंकि ये भ्रूण है, ये क्या करेगा, इस चारों ओर से भ्रूण को, भ्रूण पोष को ग्रहण करेगा और अपने आकार में वृद्धि करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें क्या रह जाए, भ्रूण पोष शेष रह जाता है। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूण पोष पाया जाता है, कुछ मात्रा में पाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भ्रूण पोषी बीज कहते हैं। ठीक है, और अभ्रूण पोषी बीज का मतलब क्या है कि जब बीज के विकास के समय भ्रूण के द्वारा संपूर्ण भ्रूण पोष को ग्रहण कर लिया जाए और उसके अंदर भ्रूण पोष शेष नहीं रहे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभ्रूण पोषी बीज कहते हैं। आगे बात समझ में, हेडिंग डालो, बीज। वो यहाँ का पेज गायब है, भ्रूण का विकास है ना, तो हेडिंग डालिया बीज। इसमें लिखो, आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन लैंगिक जनन के द्वारा अंतिम संरचना, लैंगिक जनन के द्वारा अंतिम संरचना, अंतिम संरचना बीज का विकास होता है। अंतिम संरचना, डैश लगा के लिखना, अंतिम संरचना बीज का विकास होता है। लिख लिया। इस बीज में इस बीज में एक बीज पत्र, इस बीज में एक बीज पत्र, कोमा, एक भ्रूण अक्ष, एक भ्रूण अक्ष
होता है। एक भ्रूण अक्ष होता है। लिख लिया? एक भ्रूण अक्ष होता है। अगले लाइन में लिखना आप, एक लाइन छोड़ के, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। भ्रूण पोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, भ्रूण पोष की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है। बीजों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखो, अभ्रूणपोषी बीज, हेडिंग डालना है ये। नंबर 1, अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज ऑब्लिक गैर एल्बुमिनस, मीनियस लिखना, गैर एल्बुमिनियस। गैर एल्बुमिनियस लिख लिया? परिभाषा लिखो इसकी। इस प्रकार के बीजों में, इस प्रकार के बीजों में भ्रूण द्वारा, इस प्रकार के बीजों में भ्रूण द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष, संपूर्ण भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, संपूर्ण भ्रूणपोष को ग्रहण कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे, जिससे बीज के अंदर, जिससे बीज के अंदर भ्रूणपोष, बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं होता है, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इस प्रकार के बीज को, इस प्रकार के बीज को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप। लिख लिया? अब लेग्यूमिनोसी में कौन आते हैं तो याद है, मटर, मूंगफली। लिख लिया? आप लोगों को याद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से पादप करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से पादप करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रेट में परिवर्तित करने के बाद वो ग्रहण करते हैं।
पौधे सीधे ही नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं, उन पादपों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर पाया जाता है, उन जड़ों के अंदर ऐसे जीवाणु होते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। तो वो जीवाणु क्या करेंगे, वो जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। दूसरा हेडिंग डालो, पहले क्या डाला था, दूसरा हेडिंग डालो, भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज ऑब्लिक एल्बुमिनियस, भ्रूणपोषी बीज ऑब्लिक एल्बुमिनियस। लिख लिया। देखो, इस प्रकार के बीजों में, इस प्रकार के बीजों में, बीजों में भ्रूण के परिवर्धन के समय, भ्रूण के परिवर्धन के समय, भ्रूण के परिवर्धन के समय कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में भ्रूण पोष बचा रह जाता है, भ्रूण पोष बचा रह जाता है, बचा रह जाता है। तो इस प्रकार के बीजों को, इस प्रकार के बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। लिख लिया। उदाहरण लिखो, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, अरंडी के बीज, सूरजमुखी। अरंडी के बीज, सूरजमुखी। ठीक है, 3 बज गए ना, अभी दूसरे बच्चे आ जाएंगे।